नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे अनंत स्पर्शी मतलब एसिम्प्टोट्स के बारे में। अनंत स्पर्शी का मतलब होता है अगर दो रेखाएं अनंत पर स्पर्श करती हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो कितनी दूर पर एक दूसरे से मिलेंगे। दूसरा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो रेखाएं जब अनंत की ओर जाती हैं तो उस स्थिति में उनके शून्य होने के मतलब एक दूसरे से मिलने की जो संभावना है उसको एसिम्प्टोट्स या अनंत स्पर्शी से प्रदर्शित करते हैं। बीएससी में कैलकुलस में इसका टॉपिक आता है। आज हम ये सीखेंगे कि एसिम्प्टोट्स या अनंत स्पर्शी के जो प्रश्न हैं उसको कैसे हल किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बीएससी कैलकुलस का है ये अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोट्स। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस जब आपको आएंगे तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप, जो मैक्सिमम घात होगी उसे हम लोग n कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या फिर आपका एक्स टू दी पावर 4 इसके फॉर्म में होता है। तो आपको करना क्या है कि जो सबसे बड़ी पावर रहेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। उसके बाद जब भी वो अपने को मिल जाए, मतलब जो सबसे बड़ी पावर है उसका इक्वेशन मिल जाए, उसमें x की जगह पे 1 और y की जगह पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, m। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इक्वेशन दिया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई करके, उसके राइट हैंड साइड पे जो भी आपको x और y के जो एलिमेंट दिए रहेंगे उसमें आपको x की जगह 1 और y की जगह m लेना है। दूसरा काम क्या करना है, n-1 की घात में पुनः x बराबर 1 और y बराबर m लेंगे। पहले आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है उसमें x बराबर 1 और y बराबर m लिए। उसके बाद उससे छोटी घात, फॉर एग्जाम्पल हमको एक इक्वेशन दिया गया है x टू दी पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो हमको क्या करना है, सबसे बड़ी घात वाले को पहले लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, उससे कम, मतलब जो अगर मान के चलिए बड़ी घात आपकी 3 थी, उनके जो डिजिट्स थे उनको आप पहले ले लो। उसके बाद ऐसे डिजिट को लीजिए जिसमें n-1 घात हो, मतलब एक कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर आपकी घात 3 है तो अगली बार आपको जो x बराबर 1 और y बराबर m लेना है वो ऐसी घातों पे लेना है जिसका जो पावर रहे वो 2 रहे। दूसरा जो लास्ट स्टेप जो हम करते हैं, xn-2 मतलब n-2 वाली घातों को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मैक्सिमम पावर है वो 4 होगा, तो पहले 4 वाले जितने भी आपके डिजिट्स आते हैं या एल्जेब्रिक वेरिएबल्स आते हैं उसमें x की जगह 1 और y की जगह m रखिए। उसके बाद दूसरा काम क्या कीजिए, एक्स क्यूब वाले जितने भी आते हैं, मतलब जिनकी भी पावर x टू दी पावर 3 है या y वाली है, उसमें आपको x की जगह 1 और y की जगह m लेना है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाले जितने भी टर्म हैं उसमें x की जगह 1 और y की जगह m रखना है। नॉर्मली जो बीएससी कैलकुलस में जो यूज होता है वो ये दो पावर मतलब n और n-1 में ही क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, n-2 की बहुत कम जरूरत पड़ती है। दूसरा काम हमको करना है कि जो भी हमने इक्वेशन बनाया होगा वो phi n 1m इज इक्वल टू 0 लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन लूं phi इज इक्वल टू, अगर मान के चलिए अपन लेते हैं 3, यहां पर ले लेते हैं 1m इज इक्वल टू, ये आपका आया हुआ है, मान के चलिए कोई भी इक्वेशन आता है, जैसे आपका आ गया 1 प्लस m क्यूब प्लस यहाँ पे आ गया m स्क्वायर, इस टाइप के कोई भी जो टर्म आएंगे उनको आपको 0 के बराबर लेना है। मतलब phi n जो मैक्सिमम पावर में आपने x की जगह पे 1 और y की जगह पे जो m रखा है उस मान को आपको किसके बराबर लेके जाना है, 0 के बराबर। जब आप 0 के बराबर इसको लेके जाते हैं तो आपका जो m का अलग अलग आपको मान मिलता है। जैसे कि x टू दी पावर अगर 4 रहा होगा तो आपको m के 4 मान मिलेंगे। x टू दी पावर 3 का अगर आपका इक्वेशन रहा होगा तो आपको m के 3 मान मिलेंगे। अगर आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहा होगा तो आपको m के 2 मान मिलेंगे। तो इस प्रकार अगर phi n 1m को आप 0 लेके चलते हैं तो आपको m के अलग अलग मान मिलेंगे। और ये अलग अलग मान कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग। तो केस फर्स्ट में क्या होता है कि यदि m के मान अलग अलग हो, m1 m2 m3, इसका सीधा सीधा मतलब है m के अलग अलग मान हो। तो अगर m के मान अलग अलग हो जाते हैं तो इस कंडीशन पे अपने को कौन सा फॉर्मूला लेना है, c बराबर माइनस phi n-1 1m अपॉन phi n डैश 1m। अब याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब m के मान आपके अलग अलग हों। आपको phi n-1 यहां से मिल जाएगा क्योंकि आप पहले निकाल चुके होंगे,
और जो फाई एन का वैल्यू जो आपने निकाला होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है और दोनों को अपॉन कर देना है। इससे क्या होगा, आपको m का भी मान मिल जाएगा और c का भी मान मिल जाएगा। दूसरा, ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि m के दो मान एक जैसे हो जाएं। जैसे मैंने लिखा है यदि m बराबर m1 m1, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई दो मान एक जैसा हो जाए तो c का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको करना है c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाई एन डबल डैश 1m, मतलब कि जो आपने यहां पर फाई एन निकाला होगा उसका आपको दो बार अवकलन करना है, प्लस c कांस्टेंट लेना है। फाई n माइनस 1 जो आपने यहां पे निकाला होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, प्लस फाई n माइनस 2 1 माइनस m, मतलब जो ये थर्ड कंडीशन है उसमें फाई n माइनस 2 का आपका जो भी वैल्यू आया होगा उसको आप यहां पे पुट कर देंगे। तो m का मान आपको पहले से ही मिला हुआ है और c का मान आपको ये वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि m की तीन वैल्यू एक जैसी हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है, नॉर्मली बीटेक और बीएससी में इन दोनों जो मेथड हैं उन्हीं से लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि m के तीन मान आपके एक जैसे हो जाए तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। देखिएगा यहां पे था c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा c क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। यहां पर 5 डबल डैश था, यहां पर हो जाएगा 5 ट्रिपल डैश, मतलब इसका तीन बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर देखिएगा यहां पे जैसे यहां पे c क्यूब था, जैसे देखिएगा यहां पे c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 था, यहां पर c बाई क्या है फैक्टोरियल 1 है। उसी प्रकार अगर c क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। हमने पहले ही फाई n माइनस 1 निकाल लिया होता है, उसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे और x की जगह पे 1 और y की जगह पे m रखेंगे, वो हम पहले ही रख चुके होते हैं, बस यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी होती है दो बार डिफरेंशिएशन करके। देन c फाई n माइनस 2 डैश, इसका वैल्यू 1m का, फिर प्लस फाई n माइनस 3 1m इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा आपके जो 90% क्वेश्चन है वो केस 1 और केस 2 से सॉल्व हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। फिर भी ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये आ जाता है, अगर तीन मान समान आ जाते हैं तो आपको c का वैल्यू यहीं से निकालना पड़ेगा। अभी तक आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने सेकेंड और थर्ड स्टेप को मिला के m का मान निकाला और केस 1 केस 2 केस 3 मिला के हमने किसका मान निकाला, c का मान निकाला। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर आप m का और c का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोट्स ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। इसमें आपको m का मान और c का मान पुट करना होता है, तो m का मान रख के c का मान प्राप्त हुआ है उसको इसमें रखेंगे। हमको जब एसिम्प्टोट्स या अनंत स्पर्शी ज्ञात करने बोलेगा तो m का मान हम स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड से निकालेंगे, और जो स्पेशल केसेस हैं केस 1 केस 2 और केस 3 से c का मान निकालेंगे। इन दोनों का मान निकल जाने के बाद y बराबर mx प्लस c पर वैल्यू रख देंगे। एक चीज याद रखिएगा कि अगर m के तीन मान अलग अलग हैं तो ये तीन इक्वेशन मिलेंगे। अगर m का एक मान अलग है और दो मान सेम है तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, और अगर m का एक मान एक है और तीन मान एक है तो मतलब देखिएगा ये तीन कंडीशन पे जो रहेगा उस पर एक ही वैल्यू मिलेगी c की। यहां पर दो ठो अगर वैल्यू सेम है तो c की एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर m के मान अलग अलग हैं तो उस कंडीशन पे y का जो इक्वेशन बनेगा y बराबर mx प्लस c, तीनों अलग वैल्यू तो उस कंडीशन पे तीन इक्वेशन मिलेंगे। एक वैल्यू अलग दो वैल्यू सेम तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, और अगर एक वैल्यू अलग और तीन वैल्यू सेम तो उस कंडीशन में भी आपको दो ही मिलेंगे। मतलब अगर जितने ज्यादा रेपिटेशन रहेगा उसके बारे में c का सिर्फ एक ही मान प्राप्त होता है। ये एक्चुअल में बेसिक फॉर्मूला है अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का। नॉर्मली इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको बीटेक और बीएससी कैलकुलस में देखने को मिलते हैं। मैं अभी आगे आने वाले टाइम पे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे कि ये जो हमने मेथड पढ़ा है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह अनंत स्पर्शी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड या बीएससी से रिलेटेड जो मैथ्स है उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इस टॉपिक के बाद मतलब अनंत स्पर्शी का ये मेथड कंप्लीट करने के बाद और इससे रिलेटेड 3-4 एग्जाम्पल बताने के बाद या 3-4 टाइप बताने के बाद मैं अगले जो बीएससी के टॉपिक हैं या बीटेक के जो टॉपिक हैं उनको मैं इसी चैनल पे आपको बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।